नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 जो आने वाली है उसी की तैयारी से जुड़ी इस वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग का आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय का, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पिछले बार पूछे गए थे तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। इसमें हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में जानेंगे, यानी ये जो टॉपिक है उसमें हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय काव्य शास्त्र क्या है, कब उसकी जो है पुस्तक लिखी गई, कौन कौन से रचनाकार हुए, कौन कौन से संप्रदाय हुए, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र, इसमें हम लोग जो है भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में ज़्यादा संस्कृत के काव्य आचार्यों ने है अपना मत और विचार दिए हैं, और आधुनिक युग के जो कवि हुए, विद्वान हुए, उसने भी अपना विचार दिए हैं। तो सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ देखेंगे एक जगह। हम लोग जो है परीक्षा के उद्देश्य से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे उस सारी चीज़ों को मैंने इसमें संग्रहित किया है। इसका आप अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 249 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रहा है उसको करवाना होगा, जिससे कि अभी तक जितना क्लास अभी हुआ है और जितना होगा, जितना प्रैक्टिस सेट अभी हुआ है और जितना होगा, सारा का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो जल्दी से करवा दें। चलिए हम लोग टॉपिक को देखते हैं। काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहा जाता है। इसमें काव्य के रक्षण, हेतु, प्रयोजन, हेतु मतलब कारण, प्रयोजन मतलब उद्देश्य, गौण दुसादी का विवेचन किया गया है। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया। ऐसे में काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा। यहाँ देखिए कुछ बातें निकल कर आई कि आधुनिक युग में जो है काव्य शास्त्र के स्थान पर साहित्य शास्त्र का प्रयोग होता है। अब चलिए जो है आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं। तो काव्य शास्त्र के संप्रदाय, उनके प्रवर्तक तथा उनके ग्रंथ इस प्रकार हैं, यहाँ दिया गया है। यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये चीज़ें 2-4 बार पढ़कर आपको दिमाग में बैठाना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले बार टीजीटी में लगभग 2 से 3 प्रश्न काव्य शास्त्र से पूछे गए थे, भारतीय काव्य शास्त्र से। तो हो सकता है इस बार पीजीटी में भी पूछ दे, क्योंकि सिलेबस सिर्फ एनसीईआरटी एससीईआरटी कर दिया है, लेकिन वैसा कुछ पूछता नहीं है। तो हम लोग जो है सभी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी अगर 1-2 प्रश्न पूछ दे तो हम लोग आसानी से उसका आंसर कर पाएँ। तो मैंने सोचा कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए पढ़ा दिया जाए ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि बीपीएससी है, कहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कोई पता नहीं, तो ये टॉपिक से हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछ दे। तो इसी उद्देश्य से मैंने इसको यहाँ प्रस्तुत करने का साहस किया है। तो देखिए यहाँ पे संप्रदाय है, इधर उसके प्रवर्तक आचार्य हैं, और इधर जो है ग्रंथ है, यानी भरत मुनि है तो उनका ग्रंथ है, यानी इधर रचना प्रवर्तक है, उधर उसका ग्रंथ है। तो सबसे पहले रस संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक भरत मुनि हैं। इसकी जो पुस्तक है नाट्यशास्त्र है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है, इसके पुस्तक हैं काव्यालंकार। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन है, जिसके पुस्तक है काव्यालंकार सूत्र। ध्वनि संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक आनंदवर्धन है, इसके पुस्तक है ध्वन्यालोक। वक्रोक्ति संप्रदाय है, जिसका पुस्तक संप्रदायक है, यानी आचार्य प्रवर्तक हैं कुंतक, और वक्रोक्ति जीवितम इसकी पुस्तक है। उसके बाद अंतिम में जो है औचित्य संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं, औचित्य विचार चर्चा इसकी पुस्तक है। तो मुख्यतः जो है काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय आते हैं, जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक कि हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो उसमें यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो हमें लगा कि पीजीटी में भी प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ समाहित किया है। आपकी तैयारी टीजीटी से नेट लेवल पर की जा रही है, ताकि आप कहीं से भी कमज़ोर ना हो। कल से हम लोग जो है एससीईआरटी बुक को देखेंगे। आज जो है काव्य शास्त्र को ख़त्म करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र इसमें हो गया, और शाम तक हम लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए थे टीजीटी में। तो हो सकता है पीजीटी में प्रश्न पूछे जाए, तो हम लोग जो है सभी दृष्टि से तैयारी करके जाएंगे, ताकि एग्जाम में हम लोग अच्छे स्कोर कर सकें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट में देखिए यहाँ लिखा हुआ है
भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है, कहीं कहीं नाटक को पंचम वेद कहा है, ये भरत मुनि ने है। इसमें जो है 36 अध्याय तथा 5000 श्लोक है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार की मीमांसा की यानी चर्चा की है। ये अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि गुणों की संख्या कितनी मानी है, दोषों की संख्या कितनी मानी है, नाट्य शास्त्र में कितने अलंकार का उल्लेख हुआ है, नाट्य शास्त्र में कितने रसों की चर्चा की गई है। तो ये सारी चीज़ पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से आपको रिवीजन करना ही होगा, ताकि आप अच्छे स्कोर से कर जो है रिजल्ट ला सकें, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। तो आप लोग को सटीक मेहनत करना होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। काव्य शास्त्र के विभिन्न व्याख्याकार हुए, जिन्होंने प्रभाव डालने के लिए अपने सिद्धांत की व्याख्या की, यानी रस जो सिद्धांत था उसका व्याख्या किया। यहाँ देखिए, सिद्धांत है, प्रवर्तक है, निष्पत्ति है, दार्शनिक मत है। तो सबसे पहले उत्पत्तिवाद या आरोपवाद आता है, जिसके प्रवर्तक भट्टरोदठ है। इसकी निष्पत्ति है उत्पत्ति, और दार्शनिक मत है मीमांसा, यानी मीमांसा दार्शनिक से दर्शन से प्रभावित है। उसके बाद जो है अनुमितिवाद है, जिसके प्रवर्तक श्री शंकुक हैं। ये जो है अनुमिति निष्पत्ति से होती है और ये न्याय दर्शन से प्रभावित है। उसके बाद भुक्तिवाद या भोगवाद आता है, जिसके प्रवर्तक भट्टनायक हैं। ये भुक्ति से प्रभावित है और सांख्य दर्शन इसका आधार है। आगे जो है अभिव्यक्तिवाद है, जिसके प्रवर्तक अभिनव गुप्त हैं। अभिव्यक्ति इसका निष्पत्ति है और शैव दर्शन से प्रभावित है। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत और संप्रदाय जो पढ़ाया गया है, उसको आपको हरिहार में आपको इसको अच्छे ढंग से करना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको 2-4 बार इसको देखिएगा, ताकि आपको दिमाग में बैठ सके कि कौन किसकी संप्रदाय है। काव्य शास्त्र में बहुत से ग्रंथ लिखे गए, जो इसके रक्षण, हेतु और प्रयोजन की चर्चा की है। कुछ प्रमुख ग्रंथ एवं उसके रचनाकार इस प्रकार हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो मैंने उसको यहाँ समाहित किया है। हम जो है ये नोट्स को एग्जाम की दृष्टि से बनाए हैं। जो कहीं 1-2 पॉइंट छूटा हुआ है तो उसको हम लोग MCQ में देख लेंगे, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। इधर देखिए आचार्य हैं, उधर ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले जो है काव्यादर्श हैं, जिसके रचनाकार दंडी हैं। उद्भट का पुस्तक है काव्यालंकार सार संग्रह। रुद्रट का पुस्तक है काव्यालंकार। राजशेखर का पुस्तक है काव्य मीमांसा। भट्ट तौत का पुस्तक है काव्य कौतुभ। अभिनव गुप्त का है तंत्रयोग, तंत्रसार, ध्वन्यालोक रोचन। अभिनव भारती। धनंजय का है 10 रूपक। महिम भट्ट का है व्यक्ति विवेक। भोजराज का है श्रृंगार प्रकाश। सरस्वती कंठाभरण। क्षेमेंद्र का है कवि कंठाभरण। कुछ और पुस्तक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। मम्मट का है काव्य प्रकाश। सरदातनय का है भाव प्रकाश। जयदेव का है चंद्रलोक। विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। विद्यानाथ का है साहित्य। विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। विद्याधर का है कावरी। विद्यानाथ का है नाट्य दर्पण। भानुदत्त का है रसमंजरी और रसतरंगिणी। रूप गोस्वामी का है उज्ज्वल निर्मणी। अपय दीक्षित का है चित्र मीमांसा। कुबदयानंद वृत्ति वार्तिका। पंडित राज जगन्नाथ का है रसगंगाधर। तो ये जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, संप्रदाय थी, प्रवर्तक उसके थे, सिद्धांत थे, ये सारे को मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, क्योंकि ये जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो संस्कृत आचार्यों के काव्य रचन से संबंधित कुछ कथन इस प्रकार हैं, यानी सभी ने अपने अपने अनुसार काव्य के रचन को बताया है। तो यहाँ संस्कृत के आचार्य को देते हैं सबसे पहले। तो पहला है विभावानुभावा व्यभाचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ये जो रस सूत्र है भरत मुनि का है। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा का है। ननु शब्दार्थों काव्यम रुद्रट का है। रमणीयार्थ प्रतिपद का शब्द काव्यम जगन्नाथ का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का है। तो ये महत्वपूर्ण रस सूत्र था, जिसको मैंने यहाँ प्रस्तुत किया। अब जो है आधुनिक युग के हिंदी आचार्यों व कवियों ने काव्य दर्शन से संबंधित कुछ कथन इस प्रकार दिया है, जिसको आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये जो कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये जो कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है।
रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यह जो कथन है डॉक्टर नगेंद्र का है, आपको ध्यान में रखना होगा। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में अभिभूत होती है। यह जो कथन है महादेवी वर्मा का कथन है, आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर रोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है। कथन और जो पंक्ति है उसको आपको 2-4 बार देखना ही होगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं कथन से, तो इसे आपको देखना होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पना अनुभूति है, संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विशेषण या विज्ञान से नहीं है। ये जो कथन है जयशंकर प्रसाद का है। ये लिखते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विशेषण या विज्ञान से नहीं है। ये जो कथन है जयशंकर प्रसाद का है। साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। ये जो कथन है महात्मा गांधी का है। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इससे संबंधित, उसको हम लोग देखते हैं। तो काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम साधारणीकरण का सूत्रपात भट्ट नायक ने किया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में काव्य के 3 व्यापार घोषित किए हैं: अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व। अभिनवगुप्त के अनुसार मूलतः रसों की संख्या 9 है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे। इनकी 10 रूपक 4 प्रकाश में बटा हुआ है। भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन नाट्य शास्त्र के 6म एवं 7वें अध्याय में किया है। रस की सर्वप्रथम व्याख्या भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र में मिलती है। भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी हैं, यानी रूप गोस्वामी ने जो है भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अब जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो MCQ है उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में जो है MCQ पूछे जाते हैं, तो उसी फॉर्मेट में हम लोग महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको देखते हैं ताकि एग्जाम में हम लोग अच्छे स्कोर कर सकें। आप लोग जो है नोट्स दिया गया है, जो पुस्तक दिए हैं उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपका जो है परफॉर्मेंस बढ़ेगा, सुधरेगा। तो आप लोग समय निकाल कर पढ़ाई में लगाएं ताकि आप अच्छे स्कोर कर सकें। पहला MCQ है, पहला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? भरत के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो अनुमितिवाद के प्रवर्तक कौन है आपको बताना है, यही कहने का तात्पर्य है। तो आप लोग ऊपर में पढ़े हैं, इसका आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, विकल्प घ सही हो जाएगा। आचार्य शंकुक अनुमितिवाद के प्रवर्तक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस सिद्धांत से प्रभावित है? यानी उत्पत्तिवाद या आरोपवाद पर किस सिद्धांत जो है हावी है, किससे प्रभावित है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, मीमांसा दर्शन का प्रभाव है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन बताना है आपको। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, औचित्य संप्रदाय के 6 मेंबर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। तो ये बहुत जाना पहचाना पुराना क्वेश्चन है, आप लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प ग यानी 8 रसों का उल्लेख हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर रोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार होता है और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। उपयुक्त कथन किसका है? यानी यह जो कथन है किस आचार्य का है आपको बताना है।
विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका सूत्र है? ये जो है किसका सूत्र है आपको बताना है। मैंने जो है 4 विकल्पों को यहाँ संग्रहित किया है ताकि आप जो है बीपीएससी के अनुसार सही जवाब दे सकें, क्योंकि इस बार जो है 4 ही विकल्प रहेगा, तो आपको 4 ही विकल्प का प्रिपरेशन हम करवाएंगे ताकि आप एग्जाम में हूबहू माहौल महसूस कर सकें, क्योंकि निगेटिव मार्क रहेगा नहीं, कहा जा रहा था कि रहेगा, लेकिन स्पष्ट हो गया नोटिफिकेशन में इस बार जो है निगेटिव मार्क नहीं रहेगा और 4 ही विकल्प दिए जाएंगे, तो उसी के अनुरूप हम लोग तैयारी करेंगे और कर रहे हैं। तो छठा प्रश्न जो है उसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, विश्वनाथ का ये सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की युक्ति है? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की पंक्ति है आपको बताना है, किसकी उक्ति है, किसका कथन है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये उक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है आपको बताना है, किसने वक्रोक्ति संप्रदाय का विरोध किया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, जो दृढ़ जो है विरोधी आचार्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है? यानी किसने रस सूत्र का व्याख्या नहीं किया है आपको बताने, विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, वामन ने नहीं किया है, बाकी तीनों ने जो भरत मुनि का रस सूत्र है उसका व्याख्या किया है। चलिए हम लोग इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके संप्रदायों के साथ सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आचार्यों के उनके संप्रदायों के साथ सही सुमेलित करना है, विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो भरत मुनि का रस सूत्र है क 4, यानी क आंसर हो जाएगा, इसमें 10 का क हो जाएगा क्योंकि सही विकल्प मिल रहा है। आनंदवर्धन जो है ध्वनि का है, कुंतक जो है वक्रोक्ति का है, वामन रीति का है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। तो ये मैंने जो महत्वपूर्ण टॉपिक था परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपकी तैयारी को गति प्रदान करेगा। तो मैंने आप लोगों के समक्ष भारतीय काव्यशास्त्र को प्रस्तुत किया। एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने यहाँ आप सारी चीज़ों को रखा है, क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम है, टीजीटी का एग्ज़ाम है, तो इतना ही स्तर इसका रहता है। इसी उद्देश्य से मैंने जो है इसको इतना रखा है ताकि यहीं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भारतीय काव्यशास्त्र हम लोग काव्य खत्म हो गया। अगले वीडियो में जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र देखेंगे, उसके बाद जो है साहित्य खत्म हो जाएगा। एक वीडियो जो है विविध का बनेगा, तो अंतिम के दिनों में देखेंगे, अभी उसको स्टॉप कर दे सकते हैं। उसके बाद कर से हो सकता है SCRT हम लोग देखेंगे, तो 4 से 5 दिन में SCRT बुक देख लेंगे 6 से लेकर 12 तक। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग सारी चीज़ों को बारी बारी से देख रहे हैं। और आप लोग जो है फॉर्म का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी तैयारी को लगे रहिए ताकि आप अच्छे स्कोर से रिजल्ट दे सकें, क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, तो आप लोगों को अच्छे ढंग से मेहनत करनी होगी। अगर ये सब क्लास का आपको PDF चाहिए तो 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवा दें। मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पर 249 रुपये का फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप पे आप कर दीजिएगा। इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, तो इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि मैं कन्फर्मेशन कर सकूं कि आपने पैसा भेज दिया है। उसके बाद आपको PDF दे दिया जाएगा ताकि आप अपने तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकें। तो आप लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें, क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना ज़्यादा है, तो आप लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।